तो आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी की मेरी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी कंप्लीट एनसीईआरटी की, और ये एनसीईआरटी बेस्ड आपकी जो भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2, मैं केवल 2 चैप्टर को लेके आया हूँ अभी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 से जो भी एमसीक्यू बनने वाले हैं वो सारी के सारी क्वेश्चन आपको दोनों चैप्टर से मिल जाएंगे। लगभग पहले चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन का राउंड है, दूसरे क्वेश्चन का लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हैं, और ये सब के सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं, और आपके एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से अलावा कुछ आपको एक भी पॉइंट बाहर कम नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इसी के साथ पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 कह रहा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32,08,000 लगभग इतना है वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपका उत्तरी से दक्षिणी विस्तार जो है वो 3,214 किलोमीटर। आपको पता है कि उत्तर से दक्षिणी का विस्तार थोड़ा सा लंबा है और पूरब से पश्चिम का विस्तार थोड़ा सा कम है। और वही इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप में दिया हुआ है कि भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो ये है 2,933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है कि भारत का मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरता है। तो आपको पता है भारत का समय स्थान रेखा आपको पता है इलाहाबाद के नैनी जगह से निकलता है, लेकिन इसका जो गुजरने का एक क्रम दिया हुआ है वो मिर्ज़ापुर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इलाहाबाद और मिर्ज़ा दोनों दिया हुआ है, तो मिर्ज़ापुर से ही इसकी रियल समय रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें करेक्ट होगा, इलाहाबाद इसमें नहीं होगा। मिर्ज़ापुर नहीं रहता तो इलाहाबाद सही होता। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट माना जाता है, भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है आपका। उसके बाद देखिए, अब आते हैं हम अक्षांशीय विस्तार की तरफ। तो भारत का सबसे अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण का क्रम, और देशांतरी का मतलब होता है पूरब से पश्चिम का क्रम। उसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपका देशांतरी विस्तार भी पूछ रहा है कि भारत का देशांतर विस्तार लगभग कितना है। तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की तरफ है। ये आपका देशांतरी विस्तार है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका कि भारत के उत्तर में कौन सा हिमालयी देश है, मतलब उसमें हिमालय के अंतर्गत वो देश आता है। तो आपको देखने के लिए मिलता है भूटान तो मिलेगा नहीं, तिब्बत भी नहीं मिलेगा, चीन के कुछ पार्ट, लेकिन आपको नेपाल है इसका करेक्ट आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका भारत का कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो वो है आपका अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। तो भारत के पश्चिम में आपको पता है पाकिस्तान स्थित है, आपका पश्चिम का इलाका है ये। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय मानक समय आईएसटी कितने देशांतर पर स्थित है। तो 82.5 डिग्री पूरब आपको पता है देशांतरीय विस्तार है इसका। उसके बाद है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी देखती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 106। कमेंट करके बताएंगे बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर का वो कवर करती है। आप लोग भी बताएंगे, कुछ लोग गूगल पे सर्च करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, तब तो हमको पता चलेगा आप भी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, आपकी पढ़ाई जोरों शोरों पे है। और मान के चलिए आपके एग्जाम जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 हैं वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हो भी सकता है कि सितंबर में आपका एग्जाम ले लिया जाए कल के शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भारत को एशिया की प्रमुख विशेषता पर स्थित माना जाता है। तो ये दक्षिण प्रायद्वीप पर स्थिति इसकी मानी जाती है एशिया की, एशिया के भारत को। उसके बाद कह रहा है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, एशिया महाद्वीप में भारत आपकी स्थित है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम क्या है। तो जलसंधि का नाम है पाक जलसंधि, ठीक है ना, पाक जलसंधि नाम है इसका। भारत के क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो लगभग 2.4% है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन, भारत की समुद्री तट रेखा लगभग कितनी मीटर लंबी है। तो समुद्री तट रेखा आपकी लगभग 7516 किलोमीटर लंबी है। और इसी के साथ आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कुल
कुल तटीय रेखा कितनी है, समुद्री और ये नॉर्मल लेकर के दोनों, ठीक है ना, समुद्री और स्थलीय दोनों मिलकर के कितनी है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत के कितने राज्य तटीय क्षेत्र में आते हैं। लगभग भारत के आपके कुल 11 राज्य तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो समुद्र से इलाका सा घिरा हुआ है, जैसे आपका गुजरात हो गया, आपका गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस प्रकार के जो भी हैं उसको देखना है। जैसे आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, इस प्रकार के जो भी स्टेट हैं कुल 11 हैं जो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, मतलब इसके सीमा से सटे हुए हैं, वो आपके कंप्लीट 7 हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। आपको सबको पता है वो आपका हिमालय पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का द्वीपीय क्षेत्र नहीं है, मतलब वो द्वीप नहीं है, वो देश है, वो आपका क्या है, आपका श्रीलंका आपका द्वीपीय क्षेत्र नहीं है, चूंकि अंडमान, लक्षद्वीप, निकोबार ये सब के सब आपके भारत का द्वीपीय क्षेत्र है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद वाला वो कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है। आपको पता है पंजाब है ही नहीं, गोवा है ही नहीं, नागालैंड है ही नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश का सटा हुआ राज्य आपका चीन के समय हमेशा का हमेशा विवादास्पद रहता है। भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है, तो आपको बताएंगे भारत में पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। क्लियर है मेरी बात। अगला पॉइंट हम देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा जो आपकी लाइन जो कहलाती है, उस रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। मैकमोहन आपको पता है किस, मैकमोहन आपके भारत और चीन के बीच में होती है, डूरंड आपका अफगानिस्तान के बीच में होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य आपको पता है गुजरात है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर स्थित है। अगला पॉइंट है कि भारत का कौन सा राज्य तटरेखा से सबसे लंबा जुड़ा है, वही बात गुजरात है। मिर्ज़ापुर किस राज्य में स्थित है, तो मिर्ज़ापुर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के कितने प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 2024 डेटा के अनुसार हम 8 केंद्र शासित प्रदेश मानेंगे। और इसी के साथ यदि आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कच्छ में स्थित है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो वो है आपका इंदिरा काल, आपके सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है। अगला पॉइंट, भारत का भूस्थानिक दृष्टि से विशेष महत्व क्यों है क्योंकि उस समुद्री व्यापार मार्गों के निकट होने के कारण इसकी भूस्थानिक काफी इसी महत्वपूर्ण दृष्टि से इसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो भारत को उपमहाद्वीप कहने का रीजन ये है कि इसका जो भूगोल है, इसका जो संस्कृति है और जलवायु है, ये काफ़ी विविध है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़े रूप में है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है भारत को। अगला पॉइंट है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा खींची जाती है, तभी आपने पढ़ के आया है, मैकमोहन रेखा हमको बताए थे। भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीप है, तो भारत के दक्षिण में आपका लक्षद्वीप है। भारत के दक्षिण में कौन सा है, आपका लक्षद्वीप स्थित है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगले पॉइंट में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप किस महासागर में स्थित है, वो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। भारत में कितने राज्य हैं, लगभग 2024 के अनुसार, तो 8 मैंने यूटी बताया है केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 आपके कंप्लीट राज्य हो जाएंगे इसमें। भारत के पड़ोसी देशों में कौन सी समुद्री सीमा साझा करता है, तो आपका नेपाल पता है समुद्री सीमा साझा नहीं करता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। चीन की तो बात ही नहीं है। भूटान भी आपका स्थलीय सीमा। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो श्रीलंका आपको पता है जल मतलब समुद्र के द्वारा आपके भारत से जुड़ा हुआ है, तो समुद्री सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट है भारत का कौन सा भाग अधिक चौड़ा है, तो भारत का जो पूर्व पश्चिम भाग है वो अधिक चौड़ा है, ठीक है ना। आपका यही वाली बात पूछ रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि हम आपसे भाग की बात करें कि एक पूर्वी भाग होता है और एक पश्चिमी भाग होता है, तो भारत की दृष्टिकोण से आपका कौन सा भाग सबसे चौड़ा है, तो जो आपका पूर्वी भाग होता है वो काफ़ी सबसे लंबा है, ठीक है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये देखिए लगभग आपको इसमें से 25-50 पॉइंट लगभग हैं आपके चैप्टर से। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बनता ही नहीं इस चैप्टर से, इसलिए इसमें नहीं है पॉइंट। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से।
इसका पहला पॉइंट है आपका कि हिमालय दिया हुआ है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है। तो हिमालय भारत के आपको पता है उत्तर भाग में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है। जैसे आपका भूकंपीय प्रक्रियाएं दे दिया, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीनों के तीनों एक प्रकार की संरचनाएं हैं, जबकि भूकंपीय प्रक्रियाएं आपकी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो अलग रूप से हैं। भूकंप से अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, मरुस्थल में कुछ होगा नहीं और तटीय मैदान कुछ होगा नहीं, उत्तरी मैदान आपका है ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय पठार है। क्लियर है। अगला पॉइंट, सॉरी इसके साथ मैंने रॉन्ग आंसर दे दिया, ये आपका नहीं होगा, ये पठार में तो उत्पादक क्षेत्र होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, सुधार लेंगे, माफी चाहते हैं हम। अगला पॉइंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को हम क्या कहते हैं। तट कहते हैं कि द्वीप कहते हैं, कि इसको प्रायद्वीप कहते हैं, कि उसमें से कोई नहीं। जब तीन ओर से आपका जमीन से मतलब स्थल रूप से घिरा होगा तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं। तो उसको बोलते हैं, बाढ़ वाले जो मैदान है और उसको युवा में बोलते हैं उसको खादर, और जो आपका पुराना होगा वो आपका बांगर कहलाता है, और नए वाले मैदान जो कहलाते हैं खादर कहलाते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की आपकी चिल्का झील कहलाती है, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये चिल्का झील, कहाँ है, तो उड़ीसा में पड़ता है। क्लियर है। अगला पॉइंट हम चलते हैं। कह रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाले पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, हिमाचल प्रदेश कहेंगे, कि उत्तरांचल कहेंगे, कि पूर्वांचल कहेंगे, इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि म्यांमार किधर पड़ता है, आप बताइए। म्यांमार आपका पूरब साइड की तरफ पड़ता है, तो कभी भी करेगा तो किधर चलेगा, तो पूर्वांचल पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें रटी नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझ ली जाती हैं, थोड़ी सी मैपिंग तो दिमाग में जगह रखना ही चाहिए। इतना तो जरूर होना चाहिए कि भारत के स्टेट भारत के किस किस दिशाओं में स्थित हैं, इतना जरूर आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपको पूर्वी इलाकों की तरफ होना चाहिए, उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आपकी अन्नाईमोड़ी मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका मृदा के निर्माण और रंग के लिए निम्न में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो वो है चट्टान की जो विभिन्न प्रकार होते हैं, ये आपके मिट्टी के निर्माण और रंग के लिए उत्तरदायी हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 10 कि गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है। तो गोवा के देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोवा का दक्षिण में पश्चिम में तटीय पट्टी है ना, उसको हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या नाम देते हैं, उसका नाम है मालाबार तट। ठीक है ना। तो कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, चलिए मैं इसी के साथ आपको कोरोमंडल तट, कोंकण तट, इसको बता देते हैं हम। जैसे मान लीजिए जो कोंकण तट होता है, कोंकण तट, और ये होता है कोरोमंडल तट, इनको भी हम जान लेते हैं क्या होता है ये दोनों। इसमें सबसे पहले हम पॉइंट बात करेंगे कोरोमंडल तट। जो आपका कोरोमंडल तट है ना, वो आपका पूर्वी पार्ट का है, मतलब पूर्वी घाट का क्षेत्र है ये। ठीक है ना, पूर्वी पार्ट का। इसमें आपका जैसे आ जाएगा आपका तमिलनाडु के आसपास का जो पार्ट होगा वो कोरोमंडल तट कहलाएगा। कोंकण तट क्या होगा, वो आपका पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी तट का क्षेत्र होता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपका जो महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र का, वो आपका कोंकण तट कहलाएगा। अगला पॉइंट, अगला देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह की होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो मृदा होगी ना, वो काली होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार की मृदा कैसी होगी, तो काली होगी। अगला पॉइंट है आपका प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित है। तो प्राचीन समय में आपका जो हिमालय का है
वो आपका टेथिस सागर का पार्ट है। किसका पार्ट है? टेथिस सागर का पार्ट है। कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है? कह रहा है कि भूप्रपटी विभिन्न कठोर और कोमल चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की भूप्रपटी 7 मुख्य और अनेक गौड़ स्थानों से बनी है। पृथ्वी की भूप्रपटी पर अनेक भूस्थल विद्यमान हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की भूप्रपटी अपक्षय की प्रक्रियाओं का फलस्वरूप बदलती है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित कौन सा सत्य है? तो कह रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपटी 7 मुख्य तथा अनेक गौड़ चट्टानों से बनी है। ये आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विषय में क्या है? तो सत्य है। अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है बता सकते हैं आप लोग? 8,848 थी, लेकिन 8,850 के आसपास मानी जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कि कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। इसमें भी सही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये। अगला पॉइंट देखते हैं कि निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया था? तो इसमें कौन सा चट्टान का प्रयोग किया गया था? इसमें मार्बल का यूज़ किया गया था कि ग्रेनाइट का यूज़ किया गया था? इसमें मार्बल का प्रयोग किया गया था। क्लियर है ना? अगला पॉइंट है, मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो मसूरी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट आपकी भारत में नहीं पड़ता, इसलिए उसको भारत की ऊंची चोटी का नाम नहीं दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, निम्न में से किसका प्रयोग दिया हुआ है, निम्न में से किसका प्रयोग आप टैल्कम पाउडर बनाने में करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टैल्कम पाउडर बनाने में आप किसका प्रयोग करेंगे? सोप स्टोन का। किसका? सोप स्टोन का आप टैल्कम पाउडर बनाने में प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच हिमालय के रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में आए भी थे, जैसे काली नदी वाला पूछा था। सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय कहलाएगा। कह रहा है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप कह रहा है कि 1973 में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं हम क्या? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप को 1973 से इस प्रकार के नामों को हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो सतलुज और यही आपका एग्जाम आया था। इस प्रकार के हिमालय को हम क्या नाम देंगे? कुमायूं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम क्या नाम देंगे? कुमायूं हिमालय का नाम देते हैं। अगला पॉइंट है, जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? तो उसमें होता है आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि काली और तिस्ता नदी के बीच हिमालय के रूप में जाना जाता है, तो काली और तिस्ता नदी के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है ना? और लूनी नदी कहाँ बहती है? तो लूनी नदी आपको पता है थार के रुस्थल में बनने वाली सबसे छोटी नदी है, तो जाकर के थार के रुस्थल में ही ये विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट है आपका कि तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं असम हिमालय। दिहांग से आ गया असम हिमालय। अगला पॉइंट है आपका कि निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग का एक स्थल भाग है? तो उसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। ये आपका गोंडवाना भूभाग का स्थल है। माजुली दुनिया की सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, और ये किस नदी में स्थित है? ये मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, असम में। क्लियर है ना? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अन्नाईमुड़ी है। क्लियर है? अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो मात्र एक अंडमान निकोबार बैरन द्वीप पे पाया जाता है, जो अंडमान निकोबार में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का प्राचीन भूस्थल है? सबसे प्राचीन भूस्थल आप देखा जाए तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन भूस्थल है। अरावली नहीं होगा, अरावली आपकी नवीन पर्वतमाला श्रेणी के अंतर्गत इसको पहचाना जाता है। कह रहा है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपटी कैसे बनी हुई है?
तो आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपरी पट्टी किससे बनी हुई है। अभी मैंने इसके पहले बोला था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि 7 बड़ी प्लेटों से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट है आपका कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जहां विलुप्त हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम भाबर। क्या नाम देते हैं, भाबर। जहां विलुप्त हो जाती हैं हिमालय की नदियां उसको भाबर का नाम देते हैं। अगला है कि पृथ्वी की प्लेटों के अंदर और ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों से दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो होता है प्लेटों की स्थिति के कारण। आपके इसके अंदर कोई भी महाद्वीप शैलों के दबाव का कारण उत्पन्न होगा, किसके, प्लेटों की स्थिति के कारण। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वो है सबसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र आपका प्लेटों के किनारे। क्या है आपका, प्लेटों के किनारे। ये आपका पहला पॉइंट है इसका आंसर। महाद्वीपीय शैलों से दबाव उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो उसका कारण ये है कि उसमें वलन की क्रिया होगी, भ्रंशीकरण होगा, ज्वालामुखी की क्रिया होगी। इसका मतलब तीनों के तीनों इसमें करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी। कह रहा कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कह रहा कि भूपटोटी की प्लेटों की गतियों में किसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है आपका, तो इसमें आपका अभिसारी परिसीमा, अपसारी, सुपांतर, ये सब के सब परिसीमाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तेज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को पहले से पढ़े हुए हैं, बस एक रिवीजन के तौर पर आपको एक बार उसको क्वेश्चन के फॉर्म में आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उत्सुकता भी होगी जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए। फिनिश हो जाएगा, 2 चैप्टर हो गए हैं, और भी चैप्टर जो बचते हैं 5 चैप्टर, 4-5 चैप्टर होंगे, उनको भी एक वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी मेरी कोशिश होगी। चलिए अगला पॉइंट है, देखते हैं। भारत का प्रायद्वीप पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है, वो आपका गोंडवाना भूस्थल का भाग है। क्लियर है। अगला पॉइंट है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो वो सबसे प्राचीन भाग आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ये आपको पढ़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जानते हैं हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, अभी आपने देखा भी है। भारत की उत्तरी जो सीमा पर कौन सी श्रृंखला है, तो उत्तरी पर आपको पता है कि वो हिमालय की श्रृंखला पाई जाती है। अगला पॉइंट है, पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किसके कारणवश हुआ था, तो देखिए ये हुआ था आपका टेथिस सागर में अवसाद जो जम गया था उसके कारण आपका इनका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो उसका नाम आपका है पूर्वांचल। क्या है आपका, पूर्वांचल। अगला पॉइंट है आपका, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपकी हिमालय है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तब किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण करती है, तो वो अभिसारी सीमा का निर्माण करती है। 49 की तरफ बढ़ते हैं, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा है। क्लियर है। भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा जाता है, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी ये सब क्वेश्चन तो उसी का है, लेकिन ये पॉइंट आपको मैंने नोट्स में भी दिया हुआ सब कुछ, ये आपके नोट्स से ही हैं। नोट्स जो पढ़ेगा सारा पॉइंट लगा लेगा, तो लगभग 6 भौगोलिक क्षेत्रों में आपको बांटा गया है। अगला पॉइंट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला आपकी शिवालिक कहलाती है। क्लियर है। कह रहा कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, और दक्षिण का मैंने कौन सा बताया था, अन्नाईमुड़ी। क्लियर है। कह रहा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी और ऊंची श्रृंखला कौन सी है, तो वो है हिमाद्री। क्लियर है। अगला पॉइंट है आपका, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड निम्न से किस महाद्वीप का भाग है, तो वो है आपका पेंजिया का। क्या है, पेंजिया और पैंथालासा 2 प्रकार था, तो गोंडवाना और अंगारा लैंड आपके पेंजिया का इंपॉर्टेंट महाद्वीप का भाग है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है,
तो वो हुआ है आपका हिमाचल का। किसका हुआ है? हिमाचल का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो वो है आपका बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय, हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? वो है कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है? वो है आपका डी, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार इसमें करेक्ट आंसर सही है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आपकी नागा भी हैं, मिजो भी हैं, पटकई भी हैं, यानी उपरोक्त तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से हुआ है? तो वो आपका सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और गंगा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भूस्थल हैं? तो नवीनतम भूस्थल आपका हिमालय और उत्तरी मैदान है, आपका सबसे नवीनतम भूस्थल है। आपको बता दें हिमालय को नवीन वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। न्यू फोल्डेड माउंटेन भी है ये आपका कौन सा? तो हिमालय। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मैंने कंप्लीट किया है। अब आएगा चैप्टर नंबर 3। देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आता है। आप लोग जो भी चीज़ें आप लोगों को दिक्कत लगे या क्वेश्चन को, आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए इस सेशन में हम सीरीज में शुरुआत करते हैं। जो हम पहले आप लोगों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 9th की हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं, जो है आपका अपवाह। एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, जो है अपवाह आपका। ये कंप्लीट आपको एमसीक्यू मिलेंगे, एकदम फिल्टर्ड एमसीक्यू मिलेंगे, एकदम ओरिजिनल रियल एनसीईआरटी है ये। क्या है ये रियल एनसीईआरटी है। कोई भी बाहरी क्वेश्चन इसमें नहीं छापा गया है। इसमें आपको केवल बुक से मिलेंगे, हर एक पॉइंट को आप जाके मिला सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी आपके ऑप्शन में दिया है गंगा नदी, अमेजन नदी, नील नदी और सिंधु नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है आंसर आपका अमेजन नदी। देखिए अमेजन नदी की जो लंबाई है लगभग 6500 किलोमीटर के आसपास है और यह दक्षिणी अमेरिका से होकर के निकलती है। दक्षिणी अमेरिका से होकर बहने वाली नदी है, जिसका अपवाह क्षेत्र मतलब कहाँ से किस देश से होकर बहती है। तो आपका ब्राज़ील हो गया, आपका कोलंबिया हो गया, ठीक है, इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर, ठीक है, और उसके बाद आपका पेरू हो गया। इस प्रकार से इन देशों से होकर के ये नदी आपकी बहती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। लिखा है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी ऑप्शन नंबर सी का आंसर इसका गंगा है। जो गंगा की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी भारत में सबसे ज़्यादा है। गंगा की आपकी लेंथ की बात करें तो 25 किलोमीटर पूरे भारत में इसकी लेंथ है। लेकिन हम बिहार के दृष्टिकोण के एग्जाम से पढ़ें तो बिहार में गंगा की लेंथ कितनी है? तो 445 किलोमीटर के आसपास है। इस बिहार में सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए बिहार में सबसे ज़्यादा जिलों से सबसे ज़्यादा लेंथ किस मतलब गंगा नदी किस ज़िले में है? तो पटना ज़िले में है, ठीक है ना। कितना है? तो लगभग 99 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे कम आपका बक्सर शायद ज़िले में आसपास है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका सबसे कम लेंथ है इसका, ठीक है ना। और आपको बता दें कि जो बिहार में गंगा कितने जिलों से होकर निकलती है, एग्जाम पूछा हुआ है। तो 12 जिलों से होकर के आपका निकलती है गंगा आपके बिहार में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगले पॉइंट में आपका है क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियां किस घाट से निकलती हैं? तो ये आपका किस घाट से निकलती हैं? तो पश्चिम घाट से निकलती हैं। किस घाट से निकलती हैं? पश्चिम घाट से। निकलने का कारण क्या है कि जो पश्चिमी घाट की जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके लिए ये मुख्य जल विभाजक का काम करता है और जिसके कारण क्या होता है आपकी जो नदियाँ होती हैं इस सच से निकल करके पूरब या पश्चिम की ओर बहना शुरू करती हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सिंधु नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का जो निकलने का स्थान है, आपको पता है कि भारत में आपके लद्दाख में प्रवेश करती है शायद, मेरे ख्याल से। और कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में और भी हम जान लें कि सिंधु नदी भारत में दमचौक, क्या बोलता है, दमचौक स्थान है, उसी दमचौक स्थान पे ये प्रवेश करती है और प्रवेश होकर के ये भारत में लद्दाख में प्रवेश करके पाकिस्तान जाकर के मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर झील है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें क्या दे रहा है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की देखिए सहायक नदियां मैं आपको सामने लिख दे रहा हूँ। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जास्कर है, गंगा न है, नहीं यमुना है, नहीं ब्रह्मपुत्र है। तो इसके साथ ही कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो मैं आपको सामने लिख दूँ। आपकी जो सहायक नदियाँ हैं आपके सिंधु की, वो है आपका चिनाव, क्या है, चिनाव। उसके बाद आपका क्या है, आपका है ये आपका नुब्रा, ठीक है, नुब्रा है। और उसके बाद आपका श्योक है, उसके बाद आपका हुंजा है, आपका रावी है, ये ब्यास है, चिनाव है, झेलम है। इस प्रकार की सारी जो नदियां हैं ना, वो आपकी सहायक नदियां सिंधु की हैं। आपको पता होना चाहिए सिंधु की जो लंबाई है, पूरे विश्व की बात हम करें, पूरे विश्व में लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास सिंधु की लंबाई आपकी है। ठीक है ना। इसमें एक सिंधु जल समझौता हुआ था, आपको बता सकता है कोई, एग्जाम में पूछा जा रहा है। सिंधु जो जल समझौता है, सिंधु जल समझौता, वो आपका 1960 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि जो आपका कि किस नदी का जल आपको भारत के लिए कितना कौन % यूज़ करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रावी, ब्यास और एक सतलज, ठीक है, और सिंधु, झेलम और चिनाव, ये तीन प्रकार की नदियाँ बांटी गई थी, ये और ये। इसका 20% रावी, ब्यास और सतलज, इसका 20% भाग पाकिस्तान को मिलेगा यूज़ करने के लिए, और इसका 20% भाग इंडिया को मिलेगा 20%। ठीक है ना। चलिए मैं इसको बता दूं, सिंधु जल समझौता 1960 की बात है। इसमें कहा गया था कि जब आपका झेलम, चिनाव और रावी, इनकी जो 20% नदी का पानी वो भारत यूज़ करेगा, और 80% पानी आपका पाकिस्तान यूज़ करेगा। वो किसके लिए यूज़ करेगा? अपने व्यापार गतिविधि से, या बिजली उत्पादन के, या कृषि उत्पादन के यूज़ कर सकेगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। थोड़ा बताना उचित है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तो आप लोग जानकारी और भी बेहतर हो सकती है इसमें। यदि जानना चाहें तो बहुत ज़्यादा मिल सकती है। जैसे आपका जो आपका सतलज, रावी, ब्यास, चिनाव, झेलम आपस मिल करके पाकिस्तान में मिठानकोट के पास भी आपकी सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि हरिद्वार में गंगा से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो हरिद्वार में देखिए यमुना मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है। तो ऊपर के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? करेक्ट हो जाएंगे। हरिद्वार में गंगा से मिलने वाली नदियां हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि घाघरा, गंडक तथा कोसी का, यह है आपका कोशिका नहीं है, कोसी नदी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कोसी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि इसका शोक बोलने का रीज़न क्या है मेरा, कि ये अपने मार्ग को परिवर्तन ज़्यादा करती है, और जिसके वजह से बिहार में फ्लड यानी बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो घाघरा और गंडक कोसी का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है, कौन बताएगा? तो इसका जो माना जाता है वो नेपाल से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? नेपाल से। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। इसमें आपका दिया है कि जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक जो नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपका चंबल, यह है बेतवा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सोन, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी के सभी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के किस सीमा तक बहती है। तो पश्चिम बंगाल में वो सीमा बहने का रीजन जो है वो आपका फरक्का नामक स्थान तक, कि गंगा का पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के हिस्से तक बहने का स्थान फरक्का नामक जगह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती है। तो उसको विलीन होने से पहले आपको बता दें कि हम मेघना के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके साथ साथ ही आपके और भी इसमें जो ऑप्शन है उसको भी आप जान सकते हैं कि कब इनको जमुना बोलते हैं, कब इनको हम क्या नाम है, कब पद्मा बोलते हैं, कब ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए
आइए, जो गंगा पद्मा है, जब गंगा आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसको वहाँ पे उसको हम पद्मा का नाम देते हैं। जमुना का नाम इसको जब बांग्लादेश में जब आकर के मिल जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरी बात? यही सारी चीज़ें हैं और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर आपको सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे इसमें। और यह विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ये सबसे तेज और सबसे तेज वृद्धि करने वाला ये आपका क्या है, डेल्टा है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा आपका कि भारत में गंगा की लंबाई कितनी है। तो बहुत लोग 2500 से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 2500 कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2525 किलोमीटर भारत की एग्जैक्ट गंगा की लंबाई है। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि कौन सी नदी विसर्ग का निर्माण करती है। विसर्ग का मतलब कि इस टाइप का इस प्रकार का निर्माण करती जाती है, मतलब कि इस प्रकार के नदियों में गोखूर झील का भी निर्माण होता है। यहाँ पर गोखूर झील, इस प्रकार की चीज़ों में यहाँ पे गोखूर झील का निर्माण होता है। तो ये लगभग यमुना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेरे ख्याल से चारों की चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है। ऑप्शन चारों के चारों इसमें विसर्ग का निर्माण करेंगे, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र सब। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि अंबाला नगर किस नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो ये है आपका सिंधु और गंगा के जल विभाजक पर अंबाला नगर आपका स्थित है। अगला पॉइंट है, आपको बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है ना, एक जगह है चेमायुंग ग्लेशियर। मैं आपको बता दूं, चेमायुंग ग्लेशियर नाम का एक जगह है जो हिमालय के उत्तरी ढलान तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से निकलती हुई आती है, जो यहाँ से, और तिब्बत यानी तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से इसको हम जानते हैं तिब्बत में। और यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जहाँ पर नामचा बारवा से होकर के, कहाँ से? नामचा बारवा से होकर के ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जो जिसमें आकर के दिहांग, ठीक है ना, नामचा बरवा और दिहांग, ये दोनों आकर के आगे जाकर के मिल जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और फिर ये आगे जाकर के आगे की तरफ ऐसे बढ़ती जाती है, तो बहुत सारी सहायक नदियाँ इससे आकर के मिलती हैं। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा कि ब्रह्मा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो चेमायुंग ग्लेशियर के हिमालय का एक पार्ट है, हिमालय का उत्तरी ढलान तिब्बत में से होकर के ये निकलती है। अगला पॉइंट है कि कौन सी नदी, क्या लिखा है कि कौन सी नदी यू मोड बनाकर, क्या है? यू मोड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यू मोड बनाकर अरुणाचल में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ये है गर्ज के माध्यम से प्रवेश करने वाली नदी जो है, आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में आ रही है। तो एक ही नाम है आपका, कौन सा? तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने बताया आपको कि ब्रह्मपुत्र को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो। और इसी को हम ब्रह्मपुत्र को, यदि हम बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। और जस्ट इसके पहले हम इसको जब गंगा आकर के इसमें मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन होता है, तो इसी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? और ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलने से पहले यही जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। ठीक है? और इसी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ये चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो इसका नाम होता है सांगपो, जिसको तिब्बत में हम सांगपो के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को हम जानते हैं जमुना के नाम से। क्या नाम से जानते हैं? इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी आपकी जो डेल्टा का निर्माण करेगी, उसको एक ट्रिक जान लीजिए कि वो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी आकर के। किसमें? बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरेगी। मेरी बात समझिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी मेरे ख्याल से दिख रही है केवल गंगा। तो गंगा ही अपने मुहाने पर डेल्टे का निर्माण करेगी, क्योंकि न ही महानता, न ही सिंधु, न ही तापी, ये तीनों के तीनों एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं
चूरी, इसको हम बोलते हैं ज्वारनद। क्या बोलते हैं? ज्वारनद। अगले क्वेश्चन में आपको देखने को ये मिलेगा। अगला है कि कौन सी नदी आपकी ज्वारनद का निर्माण करती है? तो ज्वारनद का निर्माण करने वाली नदी एक ही है, कौन सी? तो नर्मदा। एक ट्रिक है, समानता, समानता। यहाँ से मेरे ख्याल से तापी, आपकी नर्मदा, और ये माही, ठीक है, और ये क्या है? सिंधु, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी का उद्गम जो स्थान है, वो नर्मदा घाटी का उद्गम स्थान आपका मध्य प्रदेश, क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश माना जाता है। और ये मध्य प्रदेश, इसका उद्गम स्थान मतलब मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से होकर के निकलती है। इसमें आपको कुछ हम और पॉइंट और बताना चाहें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना जानिए इसका उद्गम स्थान आपका नर्मदा का अमरकंटक पहाड़ी से है, जो पश्चिम की ओर के भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और उसके बाद से बताना चाहें इसमें तो नर्मदा और तापी ही ऐसी नदियां हैं, ये आपकी जो नर्मदा और प्लस में हम तापी नदी आपको साथ साथ ले लें, यही दो नदियां और भी नदी हैं जो आपकी पश्चिम की तरफ बहती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। और जब पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। क्लियर मेरी बात? समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है? तो धुआंधार प्रपात का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो यही मैं आपको बता दूं, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी पे ही धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है, जो जबलपुर के निकट है। धुआंधार प्रपात का निर्माण कहाँ है, किस देश में है? तो आपके किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और ये आपका जबलपुर के निकट एक जगह है। जबलपुर आपका फेमस जगह है, फेमस राज्य का हिस्सा है ये जबलपुर, मध्य प्रदेश का। कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली आपको प्रमुख नदियां आप चाहें तो बता सकते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। इसमें आप देख सकते हैं साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, गंगा, जमुना, सरस्वती। साबरमती, ब्रह्मपुत्रा, पद्मा, नर्मदा, तापी, गंगा। तो मेरे ख्याल से ये तापी आ गया, गंगा तो यहीं से खत्म हो गया। ब्रह्मपुत्रा बहती नहीं है, ये बहती नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका है कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। कंप्लीट है मेरी बात? अब कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी आपकी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। और इसी गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन में आपको अगला पॉइंट मिलेगा कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा नदी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है मेरी बात। और इसमें एक पॉइंट आता है कि इसकी जो सहायक नदियों की हम बात करें तो एक ट्रिक बनता है आपकी। मान लीजिए ये आपका एक गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी आपकी हो गई इधर, यानी बाएं की तरफ से मिलने वाली नदियाँ, और ये है दाएं की तरफ से मिलने वाली नदियाँ। बाएं की तरफ से मिलने वाली नदियाँ आपकी हैं, वो पहला है शिवनाथ। क्या है? शिवनाथ। उसके बाद है आपका हसदी, उसके बाद है आपका मांड, उसके बाद है आपका ईब। ये आपकी 4 नदियां हैं जो आपकी बाएं की तरफ से मिलती हैं। और दाएं की तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? ये है आपका जोक, उसके बाद है आंग, उसके बाद है आपका टेल। ये आपकी 3 नदियां क्या हैं आपकी? दाएं की तरफ से मिलने वाली नदियां। खैर इनके सहायक नदियों में आपका शेषनाथ जो है इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में पूछता है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है ये महानदी, ठीक है। उसका उद्गम स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलता है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। क्लियर है मेरी बात? और इसकी लंबाई की हम बात करें महानदी की तो लगभग 860 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गया? और इसका हम यदि अपवाह द्रोणी की बात करें तो महानदी आपका जो अपवाह द्रोणी वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के राज्यों में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, कावेरी का उद्गम स्थान कहाँ है? कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी निकलती है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रृंखला से। ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट आंसर बन जाता है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रृंखला से कावेरी नदी का उद्गम स्थान है।
क्लियर मेरी बात। इसकी यदि हम बात करें तो और ये तमिलनाडु के कुंडलूर के दक्षिण में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी हम लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका 760 किलोमीटर के आसपास है। इसकी प्रमुख नदियां की बात करें, इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदी इसकी कौन कौन सी, इनको भी जान लेते हैं। चलिए, इसकी प्रमुख सहायक नदी आपकी अमरावती है, इसको याद रखिएगा, अमरावती। उसके बाद आपका हो जाएगा भवानी, क्या हो जाएगा, भवानी। उसके बाद हो जाएगा हेमावती, कौन सा हो जाएगा, हेमावती। और ये हो जाएगा काबिनी, ये काबिनी। और ये सब के सब क्या हैं, तमिलनाडु केरल में फैली हुई नदियां हैं, कावेरी नदी की। ये आपका पॉइंट हो गया। यदि आप मेरे नोट्स को पढ़े हुए हैं ना तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको वहां से बन जाएंगे। चलिए, अगला पॉइंट है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला जलप्रपात, दूसरा जलप्रपात कौन सा है। तो दूसरा जो जलप्रपात है, क्या वो जोग गुरसप्पा है, कि शिव समुद्रम है, कि धुआंधार है, कि कावेरी पट्टनम है। आप लोग क्या कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप लोगों के लिए छोड़ दे क्वेश्चन ये, कि मैं बता दूं। चलिए, मैं आपको बता ही देता हूं। तो चलिए, आपको दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात के बारे में बात करें तो वो आपका शिव समुद्रम है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। किस पे, कावेरी नदी पर। और ये जगह का नाम क्या है, कर्नाटका। क्या है, कर्नाटका राज्य में, यानी कर्नाटक राज्य में आपका शिव समुद्रम कावेरी नदी पर दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे समझ में। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, सर्च करके बताएंगे कहीं से भी, कि भारत का पहला सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। पहला सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है। चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। चलिए, वैसे मिल ही जाएगा। कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अब मैंने आपको भी बताया, शिव समुद्रम जलप्रपात आपकी कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात आपको मिलेगा कूचिकल जलप्रपात। कौन सा है आपका सबसे बड़ा जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। शिव समुद्रम जो है, शिव समुद्रम की शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो मैंने अभी बताया, शिव समुद्रम जलप्रपात आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम जानेंगे कि आपका जो कूचिकल जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में आपका, कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात का लेंथ ऊंचाई कितनी है, बताइए कोई, किसी को पता तो बताए। तो चलिए देखते हैं कूचिकल जलप्रपात की जो लंबाई हो कितने मीटर के आसपास है। कूचिकल जलप्रपात की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 455 मीटर के आसपास है, कूचिकल जलप्रपात की आपकी हाइट, ऊंचाई। चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। कह रहा है कि चिल्का झील, पुलिकट झील, स्प्रिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में किसका निर्माण करती है। तो ये किसका निर्माण करती है, तो ये लैगून झील का निर्माण करती है, कि लवड़ी झील का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील, पुलिकट झील, स्प्रिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में किसका निर्माण करती है। तो ये करती है आपकी किसका, तो ये लैगून झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, लैगून झील का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है कि सांभर झील एक लवड़ी झील है जो किस राज्य में स्थित है। तो सबको पता है सांभर झील आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अगला पॉइंट है कि मीठे पानी के अधिकांश झील किस क्षेत्र से निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए, हिमालय से निकलने वाले अधिकांश क्षेत्र की जो पानी, मीठे पानी की आपकी झीलें होती हैं, ठीक है ना। वुलर झील को एक भूगर्भीय झील कहते हैं जो किस राज्य में स्थित है। तो वुलर झील आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भीमताल और नैनीताल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मीठे पानी की झील है किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी उत्तराखंड में। किसमें, उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ, यानी गंगा एक्शन प्लान, क्या है, गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो गंगा एक्शन शुभारंभ प्लान आपको 1985 से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है 1985। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
उसके बाद कह रहा है कि इसमें बताना है कि कौन सी लवणी झील है, लवणी मतलब खारे पानी की झील है। तो इसमें आपको सांभर झील देखने का, अभी देखें आप, सांभर झील जो है एक लवणीय झील के अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है, आपने पढ़ा था, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यदि आपने 40 क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है और उसका जो मैंने आपका एक्सप्लेनेशन दिया है उनको देखा है, तो पॉइंट कहीं से छूटने वाले नहीं हैं। पूरी की पूरी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी, एक बार मेरे नोट्स को पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कावेरी की सहायक नदियाँ मैंने आपको दिया भी था, अमरावती, हेमवती, काबिनी, ये सब के सब क्या हैं, आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अब इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जलवायु। ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप लोग यदि एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी का पहला ही पॉइंट है कि उसमें हुआ है मौसिम शब्द से। किससे? मौसिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि थर्ड पॉइंट। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? तो पहली बात, भारत की जलवायु जो है ना, वो एशिया में इस प्रकार की जलवायु है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ से? दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। इसके वजह से इसकी जलवायु जो होती है ना, मानसूनी रूप से होती है। यानी पहला पॉइंट है कि भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कही जाती है। क्लियर है मेरी बात? अब क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में द्रास, द्रास एक जगह जम्मू कश्मीर का, उसमें रात का तापमान में कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है? दिन का तापमान बहुत ज़्यादा और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है, लगभग -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर में? अक्टूबर नवंबर में आपको पता होना चाहिए कि लौटते हुए मानसून की वजह से ही इसमें बारिश होती है, जो आपके तमिलनाडु वाले एरिया में होता है। लगभग तमिलनाडु के क्षेत्र में ये बारिश होती है। हल्की फुल्की बारिश आपकी केरला में भी होती है, लेकिन तमिलनाडु ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हम मानेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा समानता किस दिशा से किस दिशा की होती है? इसकी जो दिशा होती है वो आपका पूरब से पश्चिम की ओर घटता जाता है। इस प्रकार की इसकी समानता बनी रहती है कि पूरब से पश्चिम की तरफ घटती घटती चली जाती है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान विषुवत से ध्रुव की तरफ क्या होता है? तो ध्रुव की तरफ घटता जाता है। तापमान विषुवत से जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब ये आपका ग्लोब है और ग्लोब में आपका ये विषुवत होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ते आते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है? डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाता है तो वायुमंडल की सघनता में क्या परिवर्तन होता है? तो जब कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा तो इसकी सघनता में क्या होगा? तो इसकी सघनता में कमी होती प्रतीत होगी। क्या हो जाएगा? कमी होना शुरू। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 6050, 5000, 6000 और 4500। तो इसकी जो ऑप्शन होना चाहिए वो 6000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा औसत ऊंचाई। और वहीं पे यदि हम तटीय की बात करेंगे, तटीय क्षेत्र की, तो तटीय क्षेत्र की इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो 30 मीटर के आसपास होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत किस प्रकार की पवन वाले क्षेत्र में स्थित है? तो भारत जो है ना वो आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब ये कह रहा है कि कोरियालिस बल किसे कहते हैं? कोरियालिस बल, तो कोरियालिस बल उसे कहते हैं जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरियालिस बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। इस बल के कारण ही आपकी जो पवनें होती है ना, उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाई की ओर विक्षेपित होती हैं। और इसको एक और नाम का नाम देते हैं, इसको हम फेरल का भी नियम दिया गया है। इसको फेरल का नियम भी हम कहते हैं कोरियालिस बल को, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आभासी बल होता है वो कोरियालिस बल कहलाता है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहा पॉइंट आपका
कि शीत ऋतु में हिमालय के किस भाग में उच्च दाब होता है? तो किस भाग में होता है? तो हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में आपका उच्च दाब प्रतीत होता है। अगला पॉइंट है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो आपका उसमें निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होता है। और इसी के कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि किस प्रकार का मौसम भारत के मुख्य भूमिका पर वर्षा कराता है? मुख्य भूमि पर वर्षा कराता है। तो आपको पता होना चाहिए तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है ना, इसी की वजह से मुख्य भूमि पर वर्षा होती है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेट धाराएं। जेट धाराएं निम्न अक्षांश के बीच स्थित है। किसके बीच में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री के बीच में आपके उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। किस तरह? उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट है कि किस स्थान पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ना, वो इस समय मासिन राम में होती है। सबसे पहले डेटा आपको चेरापूंजी बताएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश आपकी मासिन राम में होती है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदान में बहने वाली जो हवाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलेंगे? लू बोलेंगे, काल वैसाखी बोलेंगे। तो गर्मी के मौसम में जो उत्तर मैदान में बहने वाली होंगी उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लू। क्या बोलेंगे? लू। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है? तो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा का उत्तरदायी है, आपको पता होना चाहिए कि ठंडी के मौसम में जब मानसून की वापसी होती है यानी लौटता हुआ मानसून होता है, तो आपको दक्षिण पार्ट के पश्चिमी भाग में आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको बारिश होने को देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होना चाहिए मई के प्रारंभ में ही, मई का जो पहला वीक होता है ना, उसी वीक में भारत में मानसून आती है। सबसे पहले आपको केरल में देखने को मानसून मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है कि शीतकाल में वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं महावत। क्या बोलते हैं भैया? महावत के नाम से जानते हैं। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको हम महावत के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब कह रहा है कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी। एल नीनो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता भी होगा एल नीनो किस प्रकार की धारा है। तो एल नीनो आपका गर्म समुद्री धारा है। कौन सी धारा है? गर्म। याद रखिएगा, एल नीनो कौन सी धारा है? गर्म। और ये किस तट से होकर बहती है? अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एल नीनो धारा किस तट से होकर बहती है? तो एल नीनो धारा आपकी जो होती है ना, वो पेरू तट से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? तो पेरू तट से होकर के बहती है। अगला पॉइंट है कि भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो आपको पता है मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि मानसून भारतीय प्रायद्वीप के किस ओर स्थित है? मानसून भारतीय प्रायद्वीप के किस ओर स्थित है? मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। मानसून भारत के किस ओर स्थित है? अगला पॉइंट देखेंगे इसमें। क्वेश्चन आपका कि भारतीय मानसून प्रायद्वीप के किस ओर प्रवेश करता है? तो आपको दक्षिण की ओर प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि लगभग 27 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। क्या जानते हैं इसको? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है ना? वैसे ही उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है? तो आपको पता होना चाहिए आम्र वर्षा का संबंध केरल और कर्नाटका से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मानसून के जो आपकी वापसी होती है उस समय आर्द्रता होती है, और नहीं होता है काफ़ी, देखते हैं कि उस समय काफ़ी उमस होने लगती है, तो उसको बोलते हैं क्वार की उमस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मानसून की अवधि निम्न में से कब तक रहती है? तो मानसून की अवधि लगभग आपको पता होना चाहिए कि जून से लेकर के मध्य सितंबर तक होती है, लगभग सितंबर तक की वो स्थिति बनी रहती है इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस बल के कारण पौने अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं? तो ये अभी मैंने आपको बताया, कोरियालिस बल के कारण आपकी क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, मौसिम निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो अब मौसिम आपको पता होना चाहिए अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा, तापी और माही, इन तीनों नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसमें नहीं होगा, इसमें से सभी होगा, उपयुक्त तो सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब इसमें सही होगा, इसमें काट दीजिएगा। नर्मदा, तापी और माही तीनों के तीनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये नदियां आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि असम में प्राय कुछ घर बांसों के खंभों के श्लिष्ट बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो बाढ़ की समस्या दूर करने के लिए आपको मिलेगा पॉइंट। ये तो 100% सही है। गर्मी को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए, छत के बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए, भारी बारिश के घर के रिसाव रोकने, मैंने मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। तीनों के तीनों आंसर इसके सही हैं। अब कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जलधाराओं का अक्षांशीय मान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये पाया जाता है। एक पूर्वी जलधारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जलधारा कहा जाता है, यह कहा जाता है, यह कहाँ बहती है? तो ये बहती है हिमालय के उत्तर में। कहाँ? हिमालय के उत्तरी अक्षांश में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून आने के बाद उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम बहती है। तो ये मानसून आने के बाद कहाँ बहती है? तो हिमालय के उत्तर में। कहाँ? हिमालय के उत्तर में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कह रहा है कि इनमें से कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है? मतलब सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो लेह में सबसे कम बारिश आपको लेह में देखने को मिलती है। क्लियर है? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात? उड़ीसा राज्य में आपके पाए जाएंगे। ठीक है ना, तटीय इलाका है इसके वजह से। हिमालय की कह रहा है कि हिमालय की औसत ऊंचाई यानी तटीय ऊंचाई पूछ रहा है। तो तटीय ऊंचाई मैंने आपको बताया था लगभग 30 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला पॉइंट, भारत की जलवायु में उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने की क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता यही है कि देश का लगभग आधा भाग विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, या देश का लगभग आधा भाग उत्तर में स्थित उपोष्ण, क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये तो करेक्ट आंसर है। और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों को दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट बन जाता है चौथा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर बनता है। अगला पॉइंट देखने को मिलेगा कि डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और ताहिती के दाब के अंतर की गणना किसके लिए की जाती है? तो ये मानसून की तीव्रता के अनुमान के लिए की जाती है। किसके लिए? मानसून की तीव्रता के अनुमान के लिए। जेट धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो जेट धाराओं को अभी आपने पढ़ के आया है उपोष्ण कटिबंधीय नाम से। क्या नाम से? उपोष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो होता है भारत में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा कराती है? तो मैंने ऑप्शन ही इसमें दे दिया है, लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश वहाँ पे होती है। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन आपके एकदम फिल्टर करके दिए हुए हैं। इससे बाहरी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट होते हैं, 1 और 2 पहले से करा चुके हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बचे हुए जो भी चैप्टर हैं उनको एक वीडियो में समराइज करके मिल जाएंगे MCQ। थैंक यू सो मच। हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। हमने 1 2 3 4 चैप्टर तक आपको NCERT कंप्लीट करवा दिया था MCQ फॉर्मेट में ज्योग्राफी का। और ये कंप्लीट आपको पता भी होना चाहिए, रियल NCERT चल रही है,
इसमें कोई भी किसी भी किताब का ऐड अप नहीं है। पॉइंट भले मैंने ऐड कर दिया है अलग से, लेकिन आपको और कहीं से अलग सोर्सेज की बात नहीं की गई है इसमें, या रियल एनसीईआरटी की बात की गई है। एकदम फिल्टर करके क्वेश्चन को बनाया गया है जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे आपके टपकने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि भारत में जैव विविधता वाले, मतलब भारत में विश्व, आपको बोल रहा है विश्व की जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो कितने विश्व जैव विविधता वाले देशों में से एक है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? जैव मंडल, तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से क्या किया गया है आपके एनसीईआरटी में से तो केवल 10 जिसमें से नीचे में शामिल किया गया है, लेकिन वैसे अपडेटेड में पढ़िए 12 ऐसे हैं जो जैव निचय में इसको शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन में आएगा, उनको जरूर जिक्र करेंगे हम। ठीक है, अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि प्राकृतिक वनस्पति कौन है, किस वनस्पति के नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कौन है और ये किस वनस्पति के नाम से जाना जाता है? तो उसको हम अक्षत वनस्पति के नाम से जानते हैं। ये आपका एनसीईआरटी उठाएंगे आपको मिल जाएगा, अक्षत वनस्पति के नाम से हम जानते हैं। आइए अगला पॉइंट है आपके सामने कि भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं? तो आपको यह पता होना चाहिए भारत में आपको 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं, जिसमें से पहला होता है आपका, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, आप लिख समझ गए। दूसरा होता है यही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन। तीसरा होता है उष्णकटिबंधीय फिर कांटेदार वन। क्या होता है? कांटेदार वन होता है। और चौथा में क्या होता है? पर्वतीय वन। क्या होता है? पर्वतीय वन। और पांचवे में बात करें तो ये होता है मैंग्रोव वन, जो आपकी नमी भूमि वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोवम आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल तटीय इलाका है जहाँ पे मैंग्रोव और सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, वो मैंग्रोव तट का इलाका है। तो ये आपके कुल 5 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ भारत में मिलती हैं। अब अगला पॉइंट आपके सामने क्या कह रहा है कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन टुंड्रा, उसके बाद कह रहा है हिमालय, उसके बाद कह रहा है मैंग्रोव, उसके बाद कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। आपको पता होना चाहिए ये आपका तटीय इलाके, जैसे आपके साउथ की तरफ चले जाएंगे, जैसे केरला तमिलनाडु का पार्ट, इस प्रकार के जो है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, वहाँ पर आपका रबर का उत्पादन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि सिमलीपाल जीव मंडल कहाँ है, यानी जैव मंडल कहाँ है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 के साथ करेक्ट आंसर होता है। अगला पॉइंट है कि भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में शामिल नहीं है? यानी हमारा जो जैव मंडल है 18, उस 18 में से इसमें से कितने ऐसे जीव नीचे हैं जो आपके विश्व के जीव मंडल में शामिल किए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, आपके टोटल आपके एनसीईआरटी में 10 दिया हुआ है। ठीक है, उस 10 में आपका मानस, नौक्रेक, आपका सिमलीपाल, इस प्रकार से आपके और भी हैं जो आपके दिए हुए हैं। उसमें से मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से आपके एनसीईआरटी, यदि मेरे नोट्स को आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 12 इसमें हैं, चूँकि 10 को अपडेट कर लीजिएगा, 12 हैं, जिसमें से पहला आपको मिल जाएगा सुंदरवन भी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, नंदा देवी आ जाएगी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी आ जाएगा, नीलगिरी आ जाएगा, ग्रेट निकोबार आ जाएगा, और सिमलीपाल तो हमने बता ही दिया, नाकरिक बता दिया, मानस बता दिया। ठीक है ना, इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है। जैसे अचन कमर आ गया, इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको जयमंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि फ्लोरा शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरा शब्द आपका पौधों के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा ना, इसमें कह रहा है इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको शामिल नहीं किया गया, यानी सारे के सारे शामिल किए गए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पर्णपाती वनों में वर्षा की जो सीमा होती है ना, वो लगभग आपको 70 सेंटीमीटर से लेकर के और 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब कह रहा है कि व्यापारिक महत्व के कुछ पौधे हैं, मतलब कि जिनका पौधारोपण ही आपकी व्यापारिक महत्व के लिए किया जाता है, आर्थिक रूप से किया जाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है आबनूस। आबनूस जो होता है ना, वो व्यापारिक महत्व के
पौधे के अंतर्गत आता है। आपको आम नहीं लगाते हैं, उस व्यापारिक महत्व से शीशम नहीं लगाते हैं, आप नीम नहीं लगाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, यदि आप शीशम की बात करेंगे तो शीशम भी एक व्यापारिक महत्व से आता है, लेकिन इनका यूज़ एक्चुअली किया नहीं जाता है। तो व्यापारिक महत्व की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आबनूस ही आएगा, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक और बहुत ही मशहूर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे हैं ना, जो असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये असम में पाए जाते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय वन में लगभग आपको 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश देखने को मिलती है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कांटेदार जो वन होते हैं ना, वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कांटेदार वन जो होते हैं ना, आपको पता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा, पानी के क्षेत्र कम होगा, पर्वतीय इलाका नहीं होगा, वहाँ पर ही तो कांटेदार वन पाए जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी शुष्क क्षेत्र में आपके पाए जाएंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट है सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। अगला पॉइंट है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का अन्य नाम क्या है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसका नाम ही है एवरग्रीन। इसका मतलब ये शब्द यहीं से निकल रहा है कि ये सदाबहार होगा, दलदली होगा नहीं, कांटेदार नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है नहीं, सदाबहार वन को ही हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। सॉरी। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर जाने वाली वनस्पति कौन सी है, माने वहाँ पर उपजाई जाने वाली, यानी सबसे ज़्यादा उगता है, सबसे हाई पे जा करके। तो मैंग्रोव आपको पता है, ये आपके दलदली भूमि जैसे असम वाले क्षेत्र, सुंदरवन इलाका के क्षेत्र में होता है। पर्णपाती वन तो आपको पता ही है, कांटेदार वन पता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए अल्पाइन जो वृक्ष होती है ना, वो आपकी काफ़ी हाइट पे जा करके उगने वाली वनस्पतियों के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है कि पर्वतीय वनों की ऊपरी ढलानों पर कौन सा पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए देवदार और चीड़ पाए जाते हैं, जो इस प्रकार के वन होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपकी बर्फबारी होती है तो इसके ढलान की वजह से ये बर्फ आपके रुकता नहीं है और पेड़ सुरक्षित बचे रहते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन की जो ऊंचाई होती है ना, वो लगभग 1000 से लेकर के लगभग 2000 मीटर के आसपास होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको सब के सब क्वेश्चन मेरे नोट से मिल जाएंगे। यदि आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के वहाँ से आप PDF पढ़ सकते हैं। इस पूरे MCQ की PDF भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर के, तो जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बता दें कि आपको MCQ रोज क्विज ही कराई जाती है, अच्छे अच्छे मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे 1 रुपये नहीं लेने होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग बस चैनल पे बने रहिए और चैनल को प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और एक लाइक तो जरूर बनता है जिससे मुझे मोटिवेशन जरूर मिले। ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट आपको पता है बहुत ही फेमस है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है उत्तराखंड में है, और ये ऐसा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके पूरे भारत का सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये बहुत बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कहाँ है। तो मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, सुंदरबन का डेल्टा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है मैंग्रोव वन। अच्छा, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब वहीं पर एक सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। केवल भारत में पाई जाने वाली वह औषधि कौन सी है जो रक्तचाप में प्रयोग की जाती है। मैं आपको बता दूं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये आपका एक पौधा है सर्पगंधा। क्या है? सर्पगंधा एक पौधा होता है जो आपको हाई ब्लड प्रेशर में आपका ये काम आता है। क्लियर है मेरी बात? करा कि वह कौन सी औषधि है जो डायबिटीज तथा पाचन शक्ति में मदद करता है। तो जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, जैसे आप लोग को मेथी वेथी खाते हैं ना सुबह, तो वैसे एक और आप लोग यदि आपके घर में डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप जाहिर से ट्राई कर सकते हैं, जो जामुन होता है ना, जामुन उनको खिलाइए। और जामुन खाने से आपको डायबिटीज में काफ़ी कंट्रोल होता है, काफ़ी इससे उनका बैलेंस बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला पॉइंट है, निम्न में से आम किस पत्ते का रस कान के दर्द के इलाज में होता है। निम्न में से, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पर गड़बड़ हो गया है,
किस पत्ते का रस कान के दर्द के इलाज में होता है? तो आपको पता होना चाहिए कान के दर्द में एक तो गाँव में लोग नीम के पत्ती का भी उसका यूज़ कर सॉरी ये तुलसी का पत्ती का भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें जो बबूल होता है ना बबूल के जो पत्ता होता है ना उसका रस यदि आप कान में डालते हैं तो आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। क्लियर है? अगला ये कह रहा है कि जो कचनार का पौधा होता है ना कचनार का पौधा, तो कचनार का पौधा एक्चुअली ये एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक में काम आता है। तहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको कहीं मान लीजिए आपके शरीर में फोड़ा हो, अल्सर हो, इस टाइप का अल्सर तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई हो, छोटे छोटे फोड़े फुंसी निकलते हैं, तो आप इन कचनार के पौधे को छाप लें, वहाँ पे लेप लगा दें तो आपको उससे राहत मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके साथ करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ये इंपॉर्टेंट आपके हिसाब मेरे हिसाब से लगता है कि जंगली गधे पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत भाई बहन को पता भी होगा, ये आपके गुजरात के कच्छ के रण में ये आपके जंगली गधे पाए जाते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। आपको कम से कम 40-42 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में और आप न कर पाए, ये मेरी गारंटी है यदि आप इसको पढ़ के जा रहे हैं तो। ठीक है? भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल कहाँ है? तो भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल एक ही होता है पूरे भारत में, वो है गुजरात का गिर जंगल है। वो भारत का आपका एक ही जंगल है जहाँ पर शेरों का प्राकृतिक निवास पाया जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है आपका 1972 में। कब लागू किया गया है? 1972 में। ठीक है ना? ये 1972 में आपका लागू किया गया है। और मैं आपको बता दूं इसके साथ ही एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ेंगे आप तो, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम भारत के किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो भारत के जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पर आपको भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम की पॉलिसी लागू नहीं होती है। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है और आपको किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए वो ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है ना? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व का वो कौन सा देश है जहाँ पर शेर और बाघ, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो ये मेरा प्यारा सा भारत है जहाँ पर हमारे देश में शेर और बाघ ही दोनों पाए जाते हैं। ऐसा कोई सा देश नहीं जहाँ पे दोनों पाए जाते हों। अगला पॉइंट है कि घड़ियाल जो है वो किसकी प्रजाति है? तो घड़ियाल आपकी मगरमच्छ की प्रजाति होती है, न कि चूहा की, न कि चमगादड़ की, न कि शेर की। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपके साथ करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइबेरियन सारस का निवास स्थान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तो साइबेरियन का जो भारत में निवास स्थान है, चूँकि ये तो आपको पता है ना कि ये आपके मौसम दशाओं पे डिपेंड करता है इनका निवास। जैसे आपकी गर्मी होती है तो ये स्थानांतरित, ये प्रवासी पक्षी हैं आपके, कौन से हैं? ये प्रवासी पक्षी हैं जो आपके विदेशों से आपके देश में आते हैं। ठीक है ना? तो इनका जो निवास स्थान है भारत में वो कच्छ का रण है। क्या है भैया? कच्छ का रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सी ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला कीचड़ के ढेर में बनाती है? बहुत सारा कीचड़ होगा वहां पर जाकर के ये बनाएगी और आपको पता है ये कच्छ के रण में ही बनाती है और उसका नाम है फ्लेमिंगो। क्या नाम है उसका? फ्लेमिंगो। ऑप्शन नंबर ए आपकी होती है। ये इसको मतलब इसका यदि आप देखें तो फ्लेमिंगो जो है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। फ्लेमिंगो जो होता है ना, ये लाल सुंदरी जो होती है ना, ये आपकी जो मैं आपको बता दूं कि ये लाल सुंदरी नाम की जो इसके पास एक कलंगी होती है, मतलब इसके हेड पे एक रेड सा होता है ना, रेड सा लगा होता है हेड पे ये, तो इसका नाम फ्लेमिंगो है, जो हज़ारों की संख्या में आती हैं और जाकर के आपके मरुभूमि समुद्र में जाके मिलती हैं, वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाती हैं, वहीं पर रहती हैं और एक कीचड़ के ढेर में अपना घोंसला बना करके रहने का काम करती हैं। अगला पॉइंट है, भारत में कुल कितने जैवमंडल हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूं भारत में कुल 18 जैवमंडल हैं। कितने जैवमंडल हैं? कुल 18 जैवमंडल है, जिसमें आपको एनसीईआरटी में बताया था कि जो 10 जैवमंडल ऐसे हैं जो पूरे विश्व के जैवमंडल नीचे में शामिल हैं। ठीक है ना? लेकिन आपको अपडेट में बता दूं कि ऑप्शन 12 है तो आप ऑप्शन 12 पे क्लिक करिएगा, 10 पे नहीं। ठीक है ना? प्रेफरेंस आप 12 पे देंगे।
अगला पॉइंट, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं? जो एनसीईआरटी में अभी तक था है वो 47,000। तो उसके ऑप्शन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो आपको पता होना चाहिए वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 20.55% है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सिनकोना के जो वृक्ष है ना वो लगभग मेरे ख्याल से 70 सेंटीमीटर के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन ये आपका गलत है। 70 नहीं है, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास पाए जाते हैं। हम सीक्यू आप चेक कर सकते हैं। तो सॉरी, माफी चाहते हैं, 100 सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा। सिनकोना के वृक्ष इतने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो पहला है आपका नीलगिरी। क्या है भैया? नीलगिरी आपका पहला आपका जीव आरक्षण क्षेत्र है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया था? तो सबसे पहला वन महोत्सव मनाया गया था वो था 1952। क्या टाइम था उसका? 1952 में सबसे पहला वन महोत्सव मनाया गया था। अगला पॉइंट है, देशज किसे कहते हैं? देशज, ये यहीं से आ रहा। देशज, देशज का मतलब होता है जो मूल रूप से भारतीय हों या बाहरी रूप से, तो ये होगा नहीं। विदेशी रूप से तो होगा नहीं। प्राकृतिक रूप से तो होगा। प्राकृतिक मान लो विदेश में भी तो हो सकते हैं। तो जो ऐसा पौधा जो प्राकृतिक रूप से भारत में उगता हो तो वो आपका देशज कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट, वनस्पति जगत शब्द की अर्थ है। तो वनस्पति जगत शब्द का अर्थ क्या है? पौधों की उत्पत्ति है कि जानवर की उत्पत्ति? जानवर की उत्पत्ति तो नहीं होगा। वनस्पति की उत्पत्ति की प्राणियों की उत्पत्ति? प्राणी की उत्पत्ति नहीं होगी। अब आता है कि पौधों की उत्पत्ति की वनस्पति की उत्पत्ति। तो वनस्पति जगत शब्द का अर्थ ये कि वनस्पति की उत्पत्ति। क्या है आपका? वनस्पति की उत्पत्ति आपकी वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट है आपका, मैंग्रोव वन किस प्रकार के होते हैं? तो मैंग्रोव वन आपको पता है जहां पर दलदली इलाके पाए जाते हैं, जहां पर हमेशा पानी पाया जाता है, यानी वो आपका उसमें ऑप्शन नंबर ए है, पानी में डूबी जड़ें जो होती हैं मैंग्रोव वन के प्रकार होते हैं। न कि सूखी न कि उभरती हैं। उनमें से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वृक्षों की पत्तियां कितने समय तक गिर जाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए लगभग 6 से 8 सप्ताह का टाइम होता है। इस सप्ताह के ड्यूरेशन में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं इनकी पत्तियां आपकी गिर जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से कोई भी परेशानी होगा आप प्यारा सा कमेंट करेंगे। आपकी बहुत दिक्कत होता है तो आप जा करके मुझे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। क्लियर है मेरी बात? चलिए उम्मीद करते हैं सबको पसंद आ रहा होगा। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। ये आज मैं आपको फाइनल देने वाला हूँ। फाइनल एनसीईआरटी ज्योग्राफी। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, वो भी एकदम फिल्टर एमसीक्यू कराऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मेरे जो भी मटेरियल्स आप कहीं भी कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं पाएंगे। हम कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करते, मैं खुद से बनाता हूँ कंटेंट। इसके लिए इतना मेहनत के लिए एक कॉमेंट और एक, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए ज्योग्राफी की ये लास्ट वीडियो, ज्योग्राफी की ये लास्ट पार्ट है, इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर आपका 6 है जनसंख्या। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये न केवल बीपीएससी के लिए, क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? तो इसमें पहला आप क्वेश्चन कर रहा है कि प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में। तो केवल प्रस्थान करने वाले क्षेत्र से अब आबादी के वितरण और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, न कि केवल आगमन से हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी प्रस्थान और आगमन दोनों वाले क्षेत्र से ही आपका आबादी के वितरण और संरचना में कोई परिवर्तन आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात
किसका परिणाम है? तो जनसंख्या में एक बहुत बड़ा अनुपात किसका परिणाम है? तो आपको पता है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, इसकी जाहिर सी बात है कि उसमें उच्च जन्म दर होगा। क्या होगा? उच्च जन्म दर होगा, तो वहां से आपका जनसंख्या में बड़ा अनुपात आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है ना? अगला पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या दर्शाएगा? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, यही आपकी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ लिख सके? बिल्कुल नहीं। जो किसी भाषा को पढ़ लिख सके? नहीं। उम्र 7 वर्ष हो, पहला ये हो गया, साक्षर में आपकी उम्र 7 वर्ष से ही काउंट की जाती है। अगले पॉइंट में, किसी भी भाषा को समझ सके और उस समझने के साथ साथ पढ़ और लिख सके, ये आपका एकदम सेटिस्फाइड होता है कि 7 वर्ष का उम्र हो, किसी भी भाषा को समझ सके और समझने के साथ साथ पढ़ और लिख सके, तब जाकर के वो व्यक्ति आपका साक्षर माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ यानी 3rd नंबर आपका सही है। ये मैं आपको जो जनसंख्या करा रहे हैं वो जनसंख्या आप कर ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको जनसंख्या से बहुत ऐसे ना के बराबर पॉइंट जो होगा, यदि डीप ना पूछे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। वरना जितने एमसीक्यू फॉर्मेट में फिल्टर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे 2-4-10 क्वेश्चन मैं बढ़ा के ही दिया हूँ, कम नहीं दिया हूँ, क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन आपको जनसंख्या से मिले हैं। और जनसंख्या काफ़ी छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें नहीं पॉइंट दिया हुआ है, जो दिया उसको मैंने समराइज कर दिया है। क्लियर है? अगला पॉइंट है आपको कि भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? तो ये आपका किया था 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका 3rd इसका सही है। कह रहा है अगला पॉइंट कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 913 कि 943 कि 912 कि 913? तो भारत का लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए 943 है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? ठीक है, चलिए अब जिसको भाई बहन को आता होगा वो जरूर बताएंगे कि भारत में बाल लिंगानुपात कितना है। बच्चे सामान्यतः होते हैं। बच्चे कब कहे जाएंगे? 18 वर्ष से उम्र होगा वो कहे जाएंगे, कि 10 वर्ष से उम्र होगा वो कहे जाएंगे, कि 21 वर्ष से कम के होंगे तब कहे जाएंगे, कि 15 वर्ष से कम के होंगे तब कहे जाएंगे। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो, समझ में आएगा, जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम होगा वो उसको हम बच्चों का नाम देंगे, मतलब वो बच्चे के अंतर्गत आएंगे, बच्चे की श्रेणी में। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार के। तो बिहार का जनसंख्या आपका 1102 है जनसंख्या घनत्व। ठीक है ना? अगला पॉइंट है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 को। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि दक्षिण में जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो केरल का है। कितना है? लगभग 865 के आसपास, ऐसा ही कुछ है, कंफर्म नहीं हो पा रहा डिजिट, लेकिन ये केरल है। क्लियर है? मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, ये 865 नहीं है, ये 860 के आसपास है। 860 आसपास है आपका केरल का जनसंख्या घनत्व। तो आपके दक्षिण राज्य की बात कर रहा है, दक्षिण क्षेत्र में। कह रहा है कि निरपेक्ष वृद्धि का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष वृद्धि का मतलब होता है पहले की जनसंख्या माइनस बाद की जनसंख्या, कि बाद की जनसंख्या माइनस पहले की जनसंख्या, की कुल जनसंख्या। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी आप, यदि आप एक बार एनसीईआरटी मेरी पढ़े होंगे ना, आप 100% कोई भी चीज़ों को इसमें से बता पाएंगे। तो आप जब निरपेक्ष विधि की बात करते हैं तो आप माइनस किसमें से करेंगे? कि मान लीजिए आज जनसंख्या आपकी 11 में जनसंख्या मान लीजिए 3 लाख है और 12 में जनसंख्या 5 लाख हो गई, तो यही तो निरपेक्ष वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई? तो 2 लाख की। तो इसका मतलब जो बाद वाली जनसंख्या है उसमें से पहले वाली जनसंख्या को तो माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब बाद की जनसंख्या माइनस पहले की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे। कह रहा है कि कब से जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी? तो धीरे धीरे कम होने लगी थी वो कब से जनसंख्या वृद्धि में? तो लगभग 1981 से आपको जनसंख्या में वृद्धि दर आपको धीरे धीरे कम देखने को मिलेगी। जनसंख्या में होने वाले 3 प्रमुख प्रक्रिया कौन कौन सी है?
तो 3 जो प्रमुख प्रक्रिया है वो है आपका जन्म दर है, वो है मृत्यु दर और उसके बाद प्रवास। ये 3 फैक्टर जो होते हैं वो काम करते हैं जनसंख्या में होने वाले 3 प्रमुख प्रक्रिया हैं, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है। रोजगार में वृद्धि एवं जीवन स्तर पर क्या दिखता है? तो रोजगार में जब वृद्धि की बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे अभिकर्षण का। किसकी बात करेंगे? अभिकर्षण का। लेकिन यही वहीं पे बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी की बात करेंगे तो वहां पे आपको अपकर्षण की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? अपकर्षण की बात की जाएगी। क्लियर है? अगला पॉइंट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या आपको पता होना चाहिए 1 अरब 21 करोड़ के आसपास ये आपकी जनसंख्या, चूंकि इस समय अपडेट कर दिया गया है। आपका जनगणना आपका 2026 से शुरू होगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं नेट पे दूसरा कुछ बता रहा है, ठीक है ना। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार इतना है। कह रहा है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो लगभग आपका 2.4% आपका विश्व की जनसंख्या का आपका भारत है, उतना 2.4। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कितना है, 16% आसपास है ना। चलिए, क्या है 16%? आप कमेंट करके बताएंगे क्या मैं सही हूं कि गलत हूं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब आइए अगले में क्वेश्चन में क्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर आपको पता होना चाहिए कि 74.04% है भारत की साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर 3 के तरफ जाएंगे हम। भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1872 में शुरू हुई थी। कौन गवर्नर जनरल था आपको पता होना चाहिए। 1872 में भारत में जब जनगणना शुरू हुई थी तो उस समय लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो के समय से आपको पता होना चाहिए कि जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन ये जनगणना आकर के 1981 में इसको कंटिन्यू कर दिया गया था। और हर 10 वर्ष पे आपकी जनसंख्या आज भी होती है, जो 1981 से कंटिन्यू हुई थी। और ये पूरे भारत में नहीं हुई थी 1872 में, पूरे भारत में आपको 1981 से शुरू हुआ। क्लियर है? भारत में सबसे पहले संपूर्ण जनगणना कब शुरू हुई थी? संपूर्ण जनगणना आपको पता है लॉर्ड कैनिंग किसके समय में हुआ था? आप बताएंगे इसमें कि 1881 में कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था? रिपन के समय से 1881 में जनगणना शुरू होती है और उसके बाद से ही हर 10 वर्ष पे आपकी जनगणना की जाती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन अगला आ रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है आपका 382। इतने लोग आपके प्रति किलोमीटर एरिया में रहते हैं। अब हम समझेंगे कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आ गया, क्या प्रति 2 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। बिल्कुल सही, यही मेरा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वहां वही उसकी आपकी जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति जो हैं वो प्रति किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला पॉइंट से देखिए, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। आप बताएंगे बिहार की जनसंख्या तीसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको पता होना चाहिए राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। अब कह रहा है कि राजस्थान की आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? तो भारत की कुल आबादी का लगभग 5.5%
है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो 17.5% है। मैं आपको पहले गलत बताया था, लेकिन आपको कमेंट करके नहीं बताया। जो मतलब इस सॉरी, ये तो लाइव नहीं चल रही क्लास, मुझे चल रहा था लाइव चल रहा है, माफी चाहते हैं। 16% नहीं है, आपका 17.5% है भारत की कुल जनसंख्या का। ठीक है ना, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत 17.5% है। ठीक है, अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कुल जनसंख्या के अनुसार कितने स्थान पर है? तो आपको बताए थे हम, लगभग तीसरे स्थान पर है बिहार की जनसंख्या। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो हमारे ख्याल से सभी भाई बहन को पता होना चाहिए, वो है केरल। कौन सा है? केरल। और यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हम पूर्वी राज्यों की बात करें, तो सबसे पहला राज्य है जो कंप्लीट साक्षरता दर हासिल कर लिया, वो है आपका मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम आपका जो है वो कंप्लीट साक्षरता हासिल कर चुका है पूर्वी क्षेत्र में। किधर? पूर्वी क्षेत्र में। क्लियर है? अगला पॉइंट है, भारत की औसत आयु संरचना कितनी है? मतलब यदि कंप्लीट देखा जाए भारत की जनसंख्या में, तो कितने वर्ष तक लोग जीते हैं लगभग? तो लगभग 64.6 वर्ष हैं, वो भारत की लोगों की औसत आयु की संरचना है ये। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सन 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात की स्थिति क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका लिंगानुपात पूछ रहा है, तो ये 943 है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम बढ़ेंगे, थर्ड नंबर। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? तो इसमें ऑप्शन दिया है नागालैंड का, कि मिजोरम का, कि अरुणाचल प्रदेश का, कि मणिपुर का। तो सबसे कम विरल है अरुणाचल प्रदेश का। कितना? तो मेरे ख्याल से 17 होना चाहिए जनसंख्या घनत्व। ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व ये 17 होना चाहिए जनसंख्या घनत्व आपका, मेरे ख्याल से चेक कर लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो पता होना चाहिए, सबसे कम लिंगानुपात आपके हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व कहाँ मिलता है? सबसे कम जनघनत्व आपका लक्षद्वीप में मिलता है, अभी आपने पढ़ा भी है। भारत की जनसंख्या में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो वो आपका 1921 में 21 में मतलब जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, जबकि जनसंख्या घटी हुई थी। आपको पता भी होना चाहिए, बहुत सारी इस समय क्रांतियां भी चल रही थी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके पहले आपको बंगाल विभाजन हुआ था 1905 का, पार्लियामेंट्री सुधार हुआ था 1909 में, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसके वजह से आप जनसंख्या वृद्धि में कोई भी विकास की परियोजनाएं नहीं लाई गई थी। अगला पॉइंट है, भारत में किस वर्ष सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी? लगभग 1971 में भारत में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला पॉइंट है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग 54% के आसपास है महिला साक्षरता दर। 2011 में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? लगभग आपके 53 ऐसे शहर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर हम डी की तरफ बढ़ेंगे। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो लगभग 8.6% के आसपास बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के बराबर है। ठीक है ना, तो इसी के साथ ही हमारा यहीं पे एंड होता है, और इसी के साथ हम आपको करा दिए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट। ठीक है ना, और रियल एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा दी है। आप वीडियो को पूरा आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। जो भी बातें हैं आप कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और आप जो दोस्त आपकी तैयारी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।